क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस बायजू नोयांग को आपने पर्दे पर एक ऐसा निर्दयी मंगोल योद्धा देखा, जिसकी केवल मौजूदगी से दुश्मनों के चेहरों का रंग उड़ जाता था, जिसकी आंखों में रहम की जगह केवल क्रूरता दिखाई देती थी और जिसके नाम के साथ डर, खून और विनाश जोड़ दिया गया था, उसकी असली कहानी उससे भी कहीं अधिक खतरनाक है। लेकिन उसी समय उतनी ही अलग भी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को ऐतिहासिक धारावाहिक ने एक लगभग राक्षसी खलनायक के रूप में हमारे सामने रखा, वह वास्तविक इतिहास में केवल कोई पागल हत्यारा या जंगलों में घूमने वाला रहस्यमय योद्धा नहीं था, बल्कि मंगोल साम्राज्य की पश्चिमी सीमाओं पर सत्ता, सेना और राजनीति का बेहद महत्वपूर्ण चेहरा था। एक ऐसा सेनापति जिसने अनातोलिया की राजनीति की दिशा बदल दी, जिसने कुसतुसर में कोसेदाग की लड़ाई में सेल्जुक सुल्तानत को ऐसी पराजय दी कि उसके बाद अनातोलिया की शक्ति समीकरण ही बदल गया और जिसकी सैन्य गतिविधियों ने आने वाले दशकों में मंगोल प्रभाव की नींव मजबूत कर दी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या धारावाहिक वाला नोयान इतिहास के करीब था, या फिर हमने इतिहास के एक वास्तविक सेनापति के ऊपर कथा, कल्पना और नाटकीय भय की ऐसी परत चढ़ा दी है कि असली बायजू कहीं पीछे छूट गया। आज हम इसी परत को एक एक करके हटाने वाले हैं और शुरुआत उस आदमी से करते हैं जिसे पर्दे पर देखते ही ऐसा लगता था मानो युद्ध खुद इंसानी रूप लेकर हमारे सामने खड़ा हो गया हो। धारावाहिक में बायजू नोयान की पहली बड़ी ताकत उसकी स्क्रीन उपस्थिति थी। वह केवल संवाद बोलने वाला खलनायक नहीं था, उसकी चाल, उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी सैनिकों पर पकड़ और उसका व्यवहार मिलकर एक ऐसा चरित्र बनाते थे जिसमें दर्शक को हर क्षण यह महसूस होता था कि अगला आदेश किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है। उसका व्यक्तित्व जानबूझकर इस तरह बनाया गया था कि वह सामान्य इंसानी भावनाओं से दूर दिखाई दे। वह क्रोध करता था तो अचानक नहीं, बल्कि नियंत्रित हिंसा के साथ। वह धमकी देता था तो केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने पूरे व्यवहार से। और जब वह किसी दुश्मन के सामने खड़ा होता था तो ऐसा लगता था जैसे उसके लिए सामने वाला व्यक्ति नहीं, केवल एक बाधा है जिसे हटाना है। यही कारण है कि धारावाहिक के दर्शकों के लिए नोयान केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं रहा, बल्कि भय का प्रतीक बन गया। उसके साथ जुड़े शमानी संकेत, वास्तविक बाइजू नोयान के बारे में हमारे पास ऐसा विश्वसनीय प्रमाण नहीं है कि वह वही शमानी, रहस्यवादी और व्यक्तिगत रूप से भयावह व्यक्ति था जैसा मनोरंजन की कहानी हमें दिखाती है। इतिहास में उसका नाम मुख्यतः सैन्य अभियानों, प्रशासन, राजनयिक संपर्कों और मंगोल सत्ता के विस्तार से जुड़ा दिखाई देता है। यानी पर्दे पर जिस व्यक्ति की निजी मानसिकता को बहुत विस्तार से दिखाया गया, इतिहास में उसके निजी स्वभाव के बारे में हमारी जानकारी कहीं अधिक सीमित है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। बायजू, जिसे विभिन्न स्रोतों में बायजू नोयान या बायचू जैसे रूपों में लिखा गया है, मंगोल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण सेनापति था। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात समझना जरूरी है। नोयान स्वयं कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, बल्कि मंगोल सैन्य और अभिजात व्यवस्था में इस्तेमाल होने वाली उपाधि थी। इसलिए जब हम बायजू नोयान कहते हैं तो हम वास्तव में बायजू नाम के एक उच्च पदस्थ मंगोल सेनापति की बात कर रहे होते हैं। वह बेसुत नामक मंगोल कबीलाई समूह से संबंधित था और उसका संबंध महान मंगोल सेनापति जेबे से भी बताया जाता है। उसके शुरुआती जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी है। इतिहास अक्सर महान विजेताओं के बचपन को नहीं बचाता, वह उनकी तलवार के बाद की छाया को बचाता है। बायजू के साथ भी यही हुआ। उसके प्रारंभिक जीवन की विस्तृत कहानी हमारे सामने नहीं आती, लेकिन जब उसका नाम ऐतिहासिक स्रोतों में स्पष्ट रूप से उभरता है, तब तक वह पहले से ही मंगोल सैन्य मशीन का हिस्सा बन चुका था। लगभग आईडी 100 के ईरानी अभियानों के संदर्भ में उसका नाम सामने आता है और बाद में वह चोरमकान नामक शक्तिशाली मंगोल सेनापति के अधीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चोरमकान स्वयं चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारी ओगेदेई खान के समय पश्चिमी क्षेत्रों में मंगोल शक्ति बढ़ाने वाले प्रमुख सेनापतियों में से था। जब चोरमकान बीमारी के कारण प्रभावी रूप से नेतृत्व करने में असमर्थ हुआ, तब बायजू की स्थिति तेजी से मजबूत हुई। यही वह बिंदु है जहां पर्दे का नोयान और इतिहास का बायजू अलग अलग रास्तों पर चलते दिखाई देते हैं। धारावाहिक हमें एक व्यक्तिगत खलनायक देता है, जबकि इतिहास हमें एक ऐसी सैन्य व्यवस्था का अधिकारी देता है जिसके पीछे पूरा साम्राज्य खड़ा था। बायजू अकेला नहीं था, उसके पीछे मंगोल साम्राज्य की विशाल सैन्य परंपरा, घुड़सवार सेना,
संचार व्यवस्था, रसद, अनुशासन और साम्राज्यवादी रणनीति थी। और यही बात उसके चरित्र को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम उसे केवल एक क्रूर आदमी के रूप में देखेंगे तो हम उसके ऐतिहासिक महत्व को बहुत छोटा कर देंगे। वह एक ऐसी मशीन का प्रमुख हिस्सा था जो मध्य एशिया से निकलकर ईरान, काकेशस और अनातोलिया तक राजनीतिक व्यवस्था को बदल रही थी। ओगेदेई खान के शासनकाल में बायजू को उच्च सैन्य कमान मिली और चोरमकान के बाद पश्चिमी मंगोल सेनाओं में उसका प्रभाव बढ़ा। इसके बाद उसका सबसे प्रसिद्ध अध्याय शुरू होता है और यही वह अध्याय है जिसने उसे अनातोलिया के इतिहास में स्थायी स्थान दिया। बाई 212 नेरेलित में बायजू ने अनातोलिया की ओर अभियान चलाया और एर्जुरुम पर कब्जा किया। यह घटना केवल एक शहर की हार नहीं थी, यह एक संदेश था। मंगोल सेना अब केवल दूर से धमकी देने वाली शक्ति नहीं थी, वह अनातोलिया के भीतर प्रवेश कर चुकी थी। उस समय अनातोलिया में रूम की सेल्जुक सुल्तनत एक महत्वपूर्ण शक्ति थी, लेकिन उसका सामना उस सैन्य व्यवस्था से होने वाला था जिसने कुछ दशकों के भीतर एशिया के विशाल हिस्सों को अपनी अधीनता में ला दिया था। अगले वर्ष 1900 में बायजू फिर आगे बढ़ा। इस बार सामने केवल कोई सीमांत किला नहीं था, सामने था रोम का सेल्जुक सुल्तान गियासुद्दीन द्वितीय किलिज अरसलान नहीं, बल्कि गियासुद्दीन द्वितीय कैकुसरों की सेना और उसका पूरा राजनीतिक भविष्य। और फिर आया वह दिन जिसने बायजू का नाम इतिहास में स्थायी कर दिया। जूच जून ऐसा तो सप्पस की सूत्ता सप्पस की कोसेदाग की लड़ाई। इस लड़ाई को समझे बिना बायजू नोयान को समझना लगभग असंभव है। कल्पना कीजिए, एक तरफ सेल्जुक सत्ता की बड़ी सेना है, दूसरी तरफ मंगोल सेना जो संख्या से ही नहीं बल्कि रणनीति, गति और युद्ध के अनुभव से भी खतरनाक थी। सेल्जुक पक्ष को शायद लगा होगा कि उसके पास पर्याप्त शक्ति है कि वह इस आक्रमण को रोक सके, लेकिन युद्ध मैदान पर केवल संख्या नहीं लड़ती। निर्णय, अनुशासन, सूचना, गतिशीलता और दुश्मन को गलत समय पर गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करने की क्षमता भी लड़ती है। कोसे दाग में मंगोलों ने यही किया। सेल्जुक सेना को ऐसी पराजय मिली जिसने पूरे राज्य की शक्ति को झकझोर दिया। बायजू की जीत के बाद सिवास और कैसरिया जैसे महत्वपूर्ण केंद्र भी मंगोल दबाव में आए और सेल्जुक सुल्तानत को मंगोल सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। धारावाहिक में नोयान को देखकर ऐसा महसूस हो सकता है कि उसका उद्देश्य व्यक्तिगत बदला, हिंसा या किसी विशेष दुश्मन को समाप्त करना है। लेकिन इतिहास में बायजू का उद्देश्य बहुत व्यापक था। वह मंगोल साम्राज्य की सत्ता को पश्चिम की ओर स्थापित कर रहा था। उसकी जीत का प्रभाव किसी एक व्यक्ति की मौत से नहीं मापा जाता था। जज्बायरी ऐसे बार इसका प्रभाव कर अधीनता, सैन्य नियंत्रण और राजनीतिक निर्णयों पर पड़ता था। कोसेदाग के बाद रोम की सेल्जुक सुल्तनत मंगोलों की अधीन शक्ति बन गई। इसका अर्थ यह नहीं था कि पूरा अनातोलिया एक ही दिन मंगोलों का प्रत्यक्ष प्रांत बन गया। वास्तविकता कहीं अधिक जटिल थी। स्थानीय शासक बने रहे, प्रशासनिक ढांचे पूरी तरह एक झटके में समाप्त नहीं हुए, लेकिन शक्ति का केंद्र बदल चुका था। अब सेल्जुक शासकों को मंगोल साम्राज्य की इच्छा का ध्यान रखना पड़ता था। यही वह ऐतिहासिक प्रभाव है जिसे धारावाहिक की व्यक्तिगत दुश्मनी वाली कहानी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि इतिहास में बायजू की सबसे बड़ी जीत किसी एक तलवार के वार में नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने एक राज्य को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया कि अब उसके ऊपर एक और शक्ति है। और यही कारण है कि वास्तविक बायजू पर्दे के बायजू से कहीं अधिक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, क्या बायजू सीधे हुलागु खान के अधीन था? यहाँ समय रेखा समझना बेहद जरूरी है। हुलागु का पश्चिम की ओर महान अभियान 1870 के दशक में शुरू हुआ, जबकि कोसेदाग की लड़ाई वहस्व सक्कता सक्कताश्व सक्करदाश में हुई थी। इसलिए यह कहना गलत होगा कि कोसेदाग के समय बायजू हुलागु खान का सेनापति था। उस समय बायजू की सत्ता और सैन्य गतिविधियां मंगोल साम्राज्य की व्यापक पश्चिमी कमान और महान खानों की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी थीं। बाद के वर्षों में जब मोंके खान ने हुलागु को पश्चिम की ओर भेजा, तब बायजू अंततः हुलागु की कमान के अधीन आया। यही वह ऐतिहासिक संबंध है जिसे अक्सर लोकप्रिय कथाओं में समय की दूरी मिटाकर एक ही दौर की कहानी बना दिया जाता है। वास्तविक इतिहास में दोनों का संबंध था, लेकिन वह एक ही समय से शुरू नहीं हुआ था। हुलागु कोई साधारण मंगोल सेनापति नहीं था। वह चंगेज खान का पोता और मोंके खान का भाई था और पश्चिमी एशिया में मंगोल शक्ति को निर्णायक रूप से पुनर्गठित करने के लिए भेजा गया था।
जब हुलागु पश्चिम की ओर आया, तब तक बायजू पहले से ही उस क्षेत्र में वर्षों का सैन्य अनुभव रखता था। वह अनातोलिया, ईरान, काकेशस और आसपास के इलाकों की राजनीतिक वास्तविकताओं से परिचित था। इसलिए हुलागु के अभियान में उसका अनुभव उपयोगी था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बायजू हुलागु का निजी साथी या बचपन का मित्र था, जैसा किसी काल्पनिक कथा में दिखाया जा सकता है। वह एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी था, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा और पूर्व की उपलब्धियां थीं, और जिसे बदलती मंगोल सत्ता संरचना में नई कमान के साथ काम करना पड़ा। यहाँ इतिहास और धारावाहिक के बीच सबसे बड़ा अंतर फिर सामने आता है। धारावाहिक का नोयान अपने व्यक्तित्व से शक्ति हासिल करता है। वास्तविक बायजू की शक्ति उसके पद, सैन्य अनुभव और मंगोल साम्राज्य की संरचना से आती थी। यही कारण है कि उसके बारे में सोचते समय हमें उसके चेहरे से ज्यादा उसकी सेना को देखना चाहिए, उसकी तलवार से ज्यादा उसकी रणनीति को देखना चाहिए, और उसके क्रोध से ज्यादा उस साम्राज्य को देखना चाहिए जिसकी ओर से वह आदेश देता था। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि असली बायजू निर्दयी नहीं था? बिल्कुल नहीं। हमें आधुनिक नैतिक मानकों से 13वीं शताब्दी की साम्राज्यवादी युद्ध प्रणाली को समझने की कोशिश करते समय सावधान रहना होगा। मंगोल विजय अभियानों में कठोरता, दमन, कर वसूली और सैन्य धमकी वास्तविक राजनीतिक उपकरण थे। बायजू के अभियानों का परिणाम भी कई क्षेत्रों में भारी विनाश और भय के रूप में सामने आया, लेकिन यह कहना कि इतिहास में उसके हर क्रूर कृत्य का व्यक्तिगत विवरण हमारे पास मौजूद है, सही नहीं होगा। यही वह जगह है जहां धारावाहिक अपनी रचनात्मक स्वतंत्रता लेता है। स्क्रीन पर यदि वह किसी व्यक्ति को यातना देता है, किसी दुश्मन को व्यक्तिगत रूप से धमकाता है या किसी धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से भय पैदा करता है, तो दर्शक उस दृश्य को चरित्र की ऐतिहासिक सच्चाई समझ सकता है। लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों में बायजू की पहचान मुख्यतः सेनापति और साम्राज्यिक अधिकारी के रूप में होती है, न कि ऐसे विस्तृत निजी व्यवहार के माध्यम से। इसलिए पर्दे का शमानी और मनोवैज्ञानिक भय उसके चरित्र को प्रभावशाली बनाने के लिए जोड़ा गया नाटकीय तत्व अधिक दिखाई देता है। फिर भी उसकी वास्तविक राजनीतिक शक्ति को कम करके देखना भी गलती होगी। अतासोतोपात में जब पोप इनोसेंट चतुर्थ का दूत अस्सेलिन बायजू के शिविर तक पहुंचा, तब एक अत्यंत दिलचस्प घटना सामने आई। मंगोल दरबार के प्रतिनिधि के रूप में बायजू की स्थिति इतनी महत्वपूर्ण थी कि पश्चिमी ईसाई दुनिया का एक उच्चस्तरीय दूत उसके सामने पहुंचा, लेकिन मुलाकात शांतिपूर्ण सम्मान की साधारण घटना नहीं बनी। दूत ने मंगोल प्रोटोकॉल के अनुसार अपेक्षित सम्मान नहीं दिखाया और बायजू इससे नाराज हुआ। स्रोतों के अनुसार उसने पोप की सत्ता को चुनौती दी और मंगोल महान खान की सर्वोच्चता पर जोर दिया। यह घटना हमें पर्दे के बायजू से अलग एक और बायजू दिखाती है, एक ऐसा सेनापति जो केवल तलवार चलाना नहीं जानता था, बल्कि सत्ता की भाषा भी समझता था। उसके लिए सामने वाला व्यक्ति किसी दूरस्थ धार्मिक संस्था का प्रतिनिधि हो सकता था, लेकिन मंगोल साम्राज्य के प्रतिनिधि के रूप में उसकी अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट थी। और यही वह जगह है जहां बायजू का चरित्र वास्तव में और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति केवल हिंसक योद्धा हो तो उसकी कहानी युद्ध भूमि तक सीमित रहती है। लेकिन बायजू की कहानी युद्ध भूमि से निकलकर राजनयिक संपर्कों, अधीन राज्यों, कर व्यवस्था और साम्राज्यिक आदेशों तक जाती है। उसने अब्बासी सत्ता के विरुद्ध भी अभियानों में भूमिका निभाई और सीरिया की दिशा में मंगोल सैन्य गतिविधियों से जुड़ा रहा। 800 के दशक के मध्य में मंगोल दबाव उत्तरी सीरिया तक पहुंचने लगा और 800 का रात के आसपास एंटियोक की रियासत से भी अधीनता की मांग की गई। इसका अर्थ था कि बायजू की गतिविधियां केवल अनातोलिया तक सीमित नहीं थीं। वह उस विशाल मंगोल विस्तार का हिस्सा था जो ईरान से काकेशस, अनातोलिया, इराक और सीरिया की दिशा में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। अब जरा धारावाहिक के नोयान को याद कीजिए। वहां उसका नाम सुनते ही लगता है कि वह किसी एक नायक के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन वास्तविक इतिहास में उसके सामने कोई एक नायक नहीं था। उसके सामने पूरी पूरी राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं। कभी सेल्जुक, कभी जॉर्जियाई शक्तियां, कभी अब्बासी सत्ता, कभी स्थानीय राजवंश, कभी यूरोपीय दूत। उसका संघर्ष एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं था, वह साम्राज्य के विस्तार की प्रक्रिया का सेनापति था, और यही अंदर बहुत बड़ा है। धारावाहिक दर्शक को कहानी के भीतर भावनात्मक रूप से बांधता है, इसलिए नोयान को एक व्यक्तिगत प्रतिद्वंदी बनाना आवश्यक था। इतिहास ऐसा नहीं करता।
इतिहास किसी पात्र को नायक या खलनायक घोषित करने के बजाय यह दिखाता है कि उसकी गतिविधियों ने शक्ति के समीकरण को कैसे बदला। बायजू के मामले में यही सबसे बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। वह अनातोलिया में मंगोल प्रभुत्व स्थापित करने वाले प्रमुख सेनापतियों में से था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली बायजू का सबसे बड़ा रहस्य उसके जीवन के अंतिम वर्षों में छिपा है। जब हुलागु पश्चिमी एशिया में आया, तब बायजू की भूमिका फिर बदल गई। वह अब उस नई शक्ति संरचना का हिस्सा था जिसे हुलागु स्थापित कर रहा था। बायजू ने माज़ासत में बगदाद के अभियान में भाग लिया और हुलागु की सेना के दाहिने पक्ष तथा अग्रिम गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वही बगदाद था जो सदियों से अब्बासी खिलाफत का महान केंद्र था, और अब मंगोल सेना उसके सामने थी। और बाज एस्पास भी हैं, डी एस्पास बाज और बाज की हैं। बायजू, जिसने वर्षों पहले अनातोलिया की सेल्जुक शक्ति को झुकाया था, अब उस अभियान का हिस्सा था जिसने मध्यकालीन इस्लामी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्रों में से एक को मंगोल आक्रमण के सामने ला खड़ा किया। यही वह क्षण है जब पर्दे का क्रूर नोयान और इतिहास का अनुभवी सेनापति एक बार फिर एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह एक नहीं होते। धारावाहिक आपको उसकी व्यक्तिगत क्रूरता दिखाता है, इतिहास उसकी सैन्य भूमिका दिखाता है। धारावाहिक कहता है देखो यह आदमी कितना डरावना है, इतिहास कहता है देखो इस आदमी के पीछे कितनी बड़ी सत्ता थी। और शायद यही असली भय है, क्योंकि किसी एक क्रूर व्यक्ति से डरना आसान है, लेकिन उस व्यवस्था से डरना कहीं कठिन है जिसमें हजारों घुड़सवार, विशाल साम्राज्य, आदेशों की श्रृंखला और विजय की स्पष्ट नीति शामिल हो। बायजू की वास्तविक कहानी इसी व्यवस्था की कहानी है। अब सवाल है कि इस आदमी का अंत कैसे हुआ, और यही इतिहास अचानक धुंधला हो जाता है। बायजू की मृत्यु की तारीख और परिस्थितियां पूरी तरह निश्चित नहीं हैं। कुछ विवरण उसे लगभग 2200 साकों के आसपास मृत मानते हैं, जबकि अन्य परंपराएं उसके जीवन को 500 साकों को 1100 साकों के आसपास तक ले जाती हैं। उसके अंत को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती हैं, जिनमें हुलागु द्वारा दंड या मृत्यु का संबंध भी बताया जाता है, लेकिन इस विषय में स्रोतों की निश्चितता सीमित है। इसलिए यदि कोई कहानी आपको पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि बायजू की मृत्यु बिल्कुल इसी दिन, इसी कमरे में और इसी कारण हुई थी, तो आपको सावधान होना चाहिए। इतिहास में यहाँ निश्चितता नहीं, बल्कि विवाद और स्रोतों की अलग अलग परंपराएं मौजूद है। एक शोध में उसके सीरिया अभियान के बाद मृत्यु का उल्लेख मिलता है, और मृत्यु की सटीक तारीख को अनिश्चित बताया गया है। यही कारण है कि बायजू का अंत उसके जीवन जितना ही रहस्यमय है। लेकिन एक बात निश्चित है, वह इतिहास में एक छोटे मोटे स्थानीय योद्धा के रूप में नहीं गया। वह मंगोल साम्राज्य के पश्चिमी विस्तार के उन महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारियों में था जिनकी गतिविधियों ने अनातोलिया और पश्चिमी एशिया की राजनीतिक संरचना को बदल दिया। और अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, अगर वास्तविक बायजू इतना शक्तिशाली, इतना अनुभवी और इतना महत्वपूर्ण था, तो धारावाहिक ने उसके चरित्र को इतना अलग क्यों बनाया? इसका जवाब शायद इतिहास से ज्यादा कहानी कहने की कला में छिपा है। दर्शक को सैन्य प्रशासन समझाना मुश्किल है, लेकिन एक ऐसा खलनायक दिखाना आसान है जिसकी आंखों में खतरा दिखाई दे। दर्शक को यह समझाना कि मंगोल साम्राज्य की पश्चिमी कमान किस तरह काम करती थी, किस खान ने किस सेनापति को किस क्षेत्र में नियुक्त किया, कर और अधीनता की व्यवस्था कैसे बनी, और अलग अलग शक्तियों के बीच सत्ता कैसे बदलती रही, यह सब जटिल है। लेकिन एक दृश्य में नोयान का घोड़े से उतरना, तलवार की मूठ पकड़ना और सामने वाले को ठंडी निगाह से देखना तुरंत संदेश दे देता है। यही नाटक की ताकत है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह समझना है कि दृश्य और इतिहास एक ही चीज नहीं होते। पर्दे पर बायजू एक व्यक्ति है, इतिहास में बायजू एक शक्ति संरचना का प्रतिनिधि है। पर्दे पर वह नायक के जीवन को व्यक्तिगत रूप से चुनौती देता है, इतिहास में वह राज्यों और साम्राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बदलता है। पर्दे पर उसके शमानी प्रतीक उसके रहस्य को बढ़ाते हैं। इतिहास में उसके शमानी व्यवहार के बारे में ऐसी ठोस जानकारी नहीं है जो धारावाहिक के पूरे चित्रण को प्रमाणित कर सके। पर्दे पर वह लगभग हर क्षण किसी भयावह योजना में डूबा दिखाई देता है। इतिहास में हमारे पास उसके निजी विचारों की ऐसी लगातार डायरी नहीं है जिससे हम उसके मन की हर परत को जान सकें। और फिर भी शायद सबसे विचित्र बात यही है कि जब हम उसके वास्तविक इतिहास को समझते हैं कि ऐसे वी, तो धारावाहिक की कल्पना से निकलकर हमें एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो कम काल्पनिक लेकिन अधिक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है।
क्योंकि वास्तविक बायजू ने केवल किसी नायक को परेशान नहीं किया था, उसने एक पूरे क्षेत्र की सत्ता व्यवस्था बदलने में भूमिका निभाई थी। कोसे दाग के मैदान पर उसकी जीत ने सेल्जुक सत्ता को मंगोल अधीनता में धकेला। अनातोलिया में मंगोल प्रभाव मजबूत हुआ। उसके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए इस क्षेत्र की राजनीति बदल गई, और जब हुलागु पश्चिमी एशिया में अपनी महान विजय यात्रा लेकर आया, तब बायजू पहले से ही उस दुनिया का अनुभवी सेनापति था। यही वह बिंदु है जहां मैं चाहता हूं कि आप कुछ सेकंड के लिए धारावाहिक का दृश्य अपने दिमाग में रोक दें। नोयान घोड़े पर बैठा है, सामने दुश्मन खड़ा है, हवा में तनाव है और हर कोई उसके अगले आदेश का इंतजार कर रहा है। अब उस दृश्य से काल्पनिक संवाद हटा दीजिए, शिवानी प्रतीक हटा दीजिए, व्यक्तिगत दुश्मनी हटा दीजिए, और केवल एक चीज बचाइए, एक मंगोल सेनापति जिसने वर्षों तक पश्चिमी एशिया में साम्राज्य के आदेश को लागू किया, जिसने कोसे दाग में एक शक्तिशाली सेल्जुक सेना को पराजित किया, जिसने अनातोलिया को मंगोल प्रभाव के अधीन लाने में निर्णायक भूमिका निभाई, जिसने राजनयिक दूतों का सामना किया, जिसने बाद में हुलागु के अभियानों में भाग लिया और जिसकी मृत्यु आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। तब आपको समझ आएगा कि वास्तविक बायजू नोयान को खलनायक बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इतिहास ने उसके लिए पहले ही इतना बड़ा मंच तैयार कर दिया था कि केवल उसकी वास्तविक कहानी ही किसी भी नाटकीय पटकथा को चुनौती दे सकती थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अगर बायजू ने कोसे दाग में सेल्जुकों को हराकर अनातोलिया का दरवाजा खोला, अगर वो बाद में हुलागु की सेना में शामिल हुआ, अगर उसने बगदाद के अभियान में हिस्सा लिया, तो आखिर उसके और हुलागु के बीच संबंध कितने जटिल थे। क्या हुलागु ने उसे एक पुराने शक्तिशाली सेनापति के रूप में सम्मान दिया या उसे हटाने की कोशिश की? उसके अंतिम अभियान में उसकी भूमिका क्या थी, और उसकी मृत्यु के बारे में अलग अलग ऐतिहासिक परंपराएं आखिर क्यों सामने आईं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस नोयान को धारावाहिक ने एक व्यक्तिगत राक्षस के रूप में यादगार बना दिया, क्या इतिहास में उसका सबसे बड़ा अपराध वास्तव में उसकी क्रूरता थी, या उसकी सबसे बड़ी विरासत वह राजनीतिक बदलाव था जिसने पूरे अनातोलिया को आने वाले दशकों के लिए बदल दिया? इन सवालों के जवाब में बायजू की कहानी का वह हिस्सा छिपा है जहां पर्दे का खलनायक धीरे धीरे गायब होता है और इतिहास का असली सेनापति सामने आता है, और वहीं से हमारी कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। और अब उस कहानी के सबसे रहस्यमय हिस्से में प्रवेश करते हैं, जहां बायजू नोयान की छवि केवल अनातोलिया के एक भयावह मंगोल सेनापति की नहीं रहती, बल्कि वह सीधे उस महान मंगोल सत्ता के केंद्र से जुड़ जाती है जिसने 13वीं शताब्दी के मध्य में पूरे पश्चिमी एशिया की राजनीति को हिला दिया था। आपने धारावाहिक में नोयान को अक्सर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा होगा जो अपने ऊपर के आदेशों को मानता जरूर है, लेकिन अपने निर्णयों में इतना प्रभावशाली और आत्मविश्वासी दिखाई देता है कि लगता है जैसे पूरा युद्ध क्षेत्र उसकी मुट्ठी में है। लेकिन वास्तविक इतिहास में उसकी स्थिति इससे भी अधिक जटिल थी, क्योंकि बायजू केवल किसी स्थानीय सेनापति का नाम नहीं था। वह मंगोल साम्राज्य की उस सैन्य व्यवस्था का हिस्सा था जिसमें सर्वोच्च सत्ता महान खान के पास थी, और अलग अलग मोर्चों पर सेनापतियों को व्यापक अधिकार दिए जाते थे। यही कारण है कि हुलागु खान के पश्चिमी अभियान के समय बायजू की भूमिका को समझने के लिए हमें पहले मंगोल सत्ता के भीतर हो रहे परिवर्तन को समझना होगा। अतस और तोसे में मोंग खान महान खान बना, और उसके शासनकाल में मंगोल साम्राज्य ने अपने विस्तार को एक नए चरण में पहुंचाया। हुलागु को पश्चिम की ओर भेजा गया, और उसके अभियान का लक्ष्य केवल कुछ शहरों पर विजय पाना नहीं था। वह ईरान, इराक और आसपास के क्षेत्रों में मंगोल प्रभाव को निर्णायक रूप से स्थापित करने आया था। इस समय तक बायजू पश्चिमी एशिया की राजनीति और भूगोल से परिचित एक अनुभवी सेनापति बन चुका था। इसलिए जब हुलागु पश्चिम की ओर आया, तब बायजू जैसे पुराने अधिकारियों का अनुभव उसके लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे लोकप्रिय कथाएं अक्सर मिटा देती हैं। बायजू हुलागु का कोई ऐसा अधीनस्थ नहीं था जो शुरू से उसके साथ आया हो और जिसका पूरा करियर उसी के अधीन बीता हो। बायजू हुलागु से पहले ही पश्चिमी क्षेत्रों में मंगोल सैन्य शक्ति का एक प्रमुख चेहरा था। उसका अपना सैन्य अतीत था, अपनी प्रतिष्ठा थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह उस भूभाग को जानता था जहां हुलागु अब अपनी नई शक्ति स्थापित करने वाला था। इसलिए
उनका संबंध एक अनुभवी पुराने सेनापति और नए महान राजकुमार की सत्ता संरचना के भीतर समझा जाना चाहिए। यही वह अंतर है जो धारावाहिक की व्यक्तिगत दुश्मनी और वास्तविक इतिहास की साम्राज्यिक राजनीति के बीच दिखाई देता है। अब कल्पना कीजिए उस समय की। पश्चिमी एशिया में मंगोल शक्ति पहले से मौजूद थी। अनातोलिया की सेल्जुक सत्ता को कोसेदाग की पराजय के बाद मंगोल सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ चुकी थी। ईरान में मंगोल प्रभाव मजबूत था। काकेशस में भी उनकी सैन्य उपस्थिति स्थापित हो चुकी थी और अब हुलागु के नेतृत्व में यह शक्ति और अधिक संगठित होकर आगे बढ़ रही थी। ऐसे समय में बायजू केवल एक योद्धा नहीं था, वह पुराने मंगोल अभियान का जीवित अनुभव था। यही कारण है कि जब हम बायजू की तुलना धारावाहिक के नोयान से करते हैं तो एक अजीब विरोधाभास दिखाई देता है। पर्दे पर उसे अक्सर ऐसा व्यक्ति बनाया जाता है जिसकी शक्ति उसके व्यक्तिगत भय में है, लेकिन इतिहास में उसकी शक्ति उसकी सैन्य स्थिति और साम्राज्यिक व्यवस्था में थी। उसके पीछे हजारों घुड़सवार थे, आदेशों की एक विशाल श्रृंखला थी, साम्राज्य की प्रतिष्ठा थी और उन सभी राज्यों का भय था जो पहले ही मंगोल शक्ति की विनाशकारी क्षमता देख चुके थे। अब आते हैं बगदाद पर। 800 में हुलागु की सेना ने बगदाद की ओर बढ़ना शुरू किया। यह कोई साधारण सैन्य अभियान नहीं था। बगदाद अब्बासी खिलाफत का केंद्र था और इस शहर का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक महत्व पूरे इस्लामी संसार में अत्यंत विशाल था। हुलागु के सामने खलीफा अल मुस्तासिम था। मंगोल सेना की शक्ति के सामने अब्बासी सत्ता की स्थिति कमजोर थी। बायजू इस अभियान में शामिल था और इस प्रकार उसके सैन्य जीवन का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय सामने आया। यहाँ हमें यह समझना होगा कि बगदाद की विजय को केवल एक शहर की लड़ाई के रूप में देखना गलत होगा। यह मध्यकालीन पश्चिमी एशिया में सत्ता के एक युग के अंत का प्रतीक बन गया। अब्बासी राजनीतिक केंद्र की शक्ति टूट गई और मंगोलों ने अपनी सैन्य श्रेष्ठता का ऐसा प्रदर्शन किया जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक रहा। बायजू उस व्यापक सैन्य अभियान का हिस्सा था जिसने इस परिवर्तन को संभव बनाया, और यही तथ्य उसके वास्तविक ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाता है। वह केवल अनातोलिया के युद्धों से जुड़ा व्यक्ति नहीं था, वह उन अभियानों की श्रृंखला का हिस्सा था जिसने ईरान से इराक और आगे पश्चिमी एशिया तक सत्ता के नक्शे को बदल दिया। लेकिन यहाँ फिर एक सावधानी जरूरी है। जब हम कहते हैं कि बायजू ने बगदाद अभियान में भाग लिया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर सैन्य निर्णय उसी ने लिया या बगदाद की पूरी विजय उसी की व्यक्तिगत योजना थी। हुलागु सर्वोच्च कमान में था और उसके अधीन अनेक अनुभवी मंगोल तथा सहयोगी सेनापति थे। इतिहास में किसी विशाल अभियान को एक ही व्यक्ति की उपलब्धि बना देना उतना ही गलत है जितना किसी फिल्मी पात्र को पूरी तरह ऐतिहासिक मान लेना। वास्तविकता हमेशा कई परतों वाली होती है। बायजू की भूमिका महत्वपूर्ण थी, लेकिन वह एक विशाल साम्राज्यिक सैन्य तंत्र के भीतर थी। यही तंत्र उसकी असली शक्ति था। अब एक और रोचक बात सामने आती है। धारावाहिक में नोयान की छवि कई बार ऐसी दिखाई जाती है मानो वह अपने दुश्मनों को व्यक्तिगत रूप से पहचानता है, उनकी मानसिकता समझता है और उनके खिलाफ अपनी योजनाएं बनाता है। वास्तविक बायजू की स्थिति कहीं अधिक व्यापक थी। उसके सामने अलग अलग राज्यों, किलों, शहरों और राजनीतिक शक्तियों का नेटवर्क था। उसकी रणनीति केवल एक व्यक्ति को हराने की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को मंगोल सत्ता के अधीन रखने की थी। कोसेदाग के बाद सेल्जुक सुल्तनत की स्वतंत्रता सीमित हो गई। मंगोलों ने कर और अधीनता की व्यवस्था के माध्यम से अपनी शक्ति बनाए रखी। स्थानीय शासक पूरी तरह गायब नहीं हुए, बल्कि नई सत्ता समीकरण के भीतर काम करने लगे। इसका मतलब यह था कि बायजू की सबसे बड़ी सफलता शायद वह नहीं थी जो किसी युद्ध के दृश्य में दिखाई देती है। उसकी असली सफलता यह थी कि उसकी सेना की विजय के बाद भी मंगोल राजनीतिक प्रभाव बना रहा। युद्ध समाप्त हो जाता था, लेकिन उसका परिणाम वर्षों तक चलता था। यही किसी साम्राज्यिक सेनापति की वास्तविक शक्ति होती है। अब हुलागु और बायजू के संबंध की ओर लौटते हैं। लोकप्रिय कथाओं में अक्सर ऐसा लगता है कि बायजू हुलागु के सामने हमेशा उसी तरह खड़ा था जैसे वह किसी छोटे शासक के सामने खड़ा होता। लेकिन वास्तविकता में हुलागु चंगेज खान का पोता था और मंगोल राजवंश के भीतर अत्यंत ऊंची स्थिति रखता था। बायजू एक शक्तिशाली सेनापति था, लेकिन वह राजवंशीय सर्वोच्चता के बराबर नहीं था। इसलिए उसके और हुलागु के बीच संबंध को समझने का सही तरीका यह है कि बायजू एक अनुभवी सैन्य अधिकारी था जो बदलती हुई महान खान सत्ता और हुलागु की पश्चिमी कमान के भीतर काम कर रहा था। यह संबंध सम्मान, अधिकार,
आदेश और राजनीति की जटिलता से बना था, और यहीं उसके अंतिम वर्षों का रहस्य शुरू होता है, क्योंकि जैसे जैसे हुलागु पश्चिमी एशिया में अपनी सत्ता स्थापित करता गया, पुराने अधिकारियों की स्थिति भी बदलती गई। साम्राज्य बदल रहा था, नेतृत्व बदल रहा था और नए राजनीतिक समीकरण बन रहे थे। बायजू अब उस उम्र और अनुभव तक पहुंच चुका था जहां वह नई पीढ़ी के मंगोल नेतृत्व से अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखता था। उसके पास वर्षों का युद्ध अनुभव था, लेकिन साम्राज्य के भीतर शक्ति केवल अनुभव से तय नहीं होती थी। खान परिवार के सदस्य, नए सेनापति, क्षेत्रीय प्रशासन और राजनीतिक निष्ठाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण थीं। इसलिए उसके अंतिम वर्षों में उसके राजनीतिक भविष्य को लेकर अनिश्चितता स्वाभाविक थी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब इतिहास पूरी तरह नहीं देता: बायजू की मृत्यु कैसे हुई? यही वह जगह है जहां आपको किसी भी अत्यधिक आत्मविश्वास वाली कहानी से सावधान रहना चाहिए। बायजू की मृत्यु को लेकर अलग अलग ऐतिहासिक परंपराएं मौजूद हैं, और सभी विवरण समान रूप से विश्वसनीय नहीं हैं। कुछ परंपराएं उसकी मृत्यु को हुलागु के आदेश से जोड़ती हैं। कुछ विवरणों में उसके पद, उसके आचरण या आदेशों के संदर्भ में तनाव की कहानी दिखाई देती है। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों के सामने समस्या यह है कि स्रोतों में अंतर है और उसकी मृत्यु की परिस्थितियां उतनी स्पष्ट नहीं हैं जितनी किसी प्रसिद्ध राजा या सुल्तान की मृत्यु के मामले में कभी-कभी मिलती है। इसलिए यह कहना अधिक सुरक्षित है कि बायजू का जीवन 13वीं शताब्दी के मध्य के आसपास समाप्त हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु की सटीक परिस्थितियों को लेकर ऐतिहासिक मतभेद बने हुए हैं। और यह अनिश्चितता उसके चरित्र को और भी रहस्यमय बना देती है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने वर्षों तक दूसरों के भाग्य का निर्णय किया, उसका अपना अंतिम भाग्य इतिहास ने पूरी तरह सुरक्षित नहीं रखा। यह इतिहास का एक विचित्र न्याय है। वह आदमी जिसने कोसे दाग में एक राज्य की शक्ति तोड़ दी, जिसने अनातोलिया की राजनीति बदल दी, जिसने पश्चिमी एशिया के मंगोल अभियानों में हिस्सा लिया और जिसने बगदाद की विजय जैसी ऐतिहासिक घटना देखी, उसकी अपनी मृत्यु के बारे में हमारे पास पूर्ण निश्चितता नहीं है। अब अगर हम धारावाहिक की ओर लौटें तो यहाँ सबसे बड़ी नाटकीय स्वतंत्रता दिखाई देती है। धारावाहिक का नोयान एक अत्यंत स्पष्ट खलनायक है। दर्शक उसके व्यवहार को देखकर तुरंत समझ जाता है कि वह किस तरफ है, लेकिन इतिहास में बायजू की भूमिका इतनी सरल नहीं थी। वह अपने समय के मंगोल साम्राज्य का सेनापति था। आज की भाषा में हम उसके अभियानों को देखकर उसके बारे में कठोर नैतिक निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक विश्लेषण का काम केवल यह कहना नहीं है कि वह अच्छा था या बुरा। हमें यह देखना होता है कि वह किस व्यवस्था का हिस्सा था, उसके आदेश कहाँ से आते थे, उसकी सेना कैसे काम करती थी और उसकी जीतों ने राजनीतिक संरचना को कैसे बदला। इस दृष्टि से वास्तविक बायजू धारावाहिक के नोयान से अधिक जटिल है। वह एक मनोवैज्ञानिक खलनायक से ज्यादा एक साम्राज्यिक अधिकारी था, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि धारावाहिक ने सब कुछ गलत दिखाया। मंगोल सैन्य शक्ति की कठोरता, उनका भयावह प्रभाव और उनके अभियानों का विनाशकारी परिणाम वास्तविक ऐतिहासिक तथ्य है। मंगोल सेनाओं ने जिन क्षेत्रों पर हमला किया, वहां युद्ध, घेराबंदी, विनाश और राजनीतिक अधीनता वास्तविक घटनाएं थीं। इसलिए जब धारावाहिक नोयान के माध्यम से मंगोल भय का वातावरण बनाता है, तो उसकी जड़ पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम नाटकीय व्यक्तित्व को ऐतिहासिक व्यक्तित्व समझ लेते हैं। नोयान का शमानी व्यवहार, उसकी निजी क्रूरता, उसके विशेष संवाद, उसके व्यक्तिगत संबंध और उसके द्वारा किए गए कई दृश्यात्मक अत्याचार ऐतिहासिक प्रमाणों से उसी विस्तार में सिद्ध नहीं होते। यह कथा को अधिक मनोरंजक बनाने के लिए किया गया निर्माण है, और यही बात हर ऐतिहासिक धारावाहिक पर लागू होती है। दर्शक को कहानी चाहिए, इतिहास को प्रमाण चाहिए, दोनों की जरूरतें अलग होती हैं। अब बायजू के सैन्य व्यक्तित्व को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मंगोल सेना की सबसे बड़ी ताकत केवल उनकी संख्या नहीं थी। उनकी शक्ति गतिशीलता, घुड़सवार तीरंदाजी, अनुशासन, सूचना संग्रह, तेज संचार और दुश्मन की कमजोरियों का उपयोग करने की क्षमता में थी। कोसे दाग की विजय को इसी व्यापक सैन्य परंपरा के संदर्भ में देखना चाहिए। बायजू उस सैन्य संस्कृति में प्रशिक्षित और कार्यरत था, इसलिए उसे केवल तलवार चलाने वाला योद्धा समझना उसके महत्व को घटा देता है। एक उच्च पदस्थ मंगोल सेनापति को हजारों सैनिकों की गति, आपूर्ति, संदेश और युद्ध क्षेत्र की स्थिति को समझना पड़ता था। उसके निर्णय का प्रभाव केवल उस क्षण पर नहीं बल्कि पूरे अभियान पर पड़ता था। इसलिए वास्तविक बायजू का सबसे डरावना पहलू शायद उसका चेहरा नहीं था, वह था उसका संस्थागत अधिकार।
एक आदेश और हजारों घोड़े चल पड़ते थे, एक विजय और एक पूरा राज्य कर देने पर मजबूर हो जाता था। एक असफल प्रतिरोध और स्थानीय सत्ता का भविष्य बदल जाता था। यही वह अंतर है जिसे कोई अभिनेता कितनी भी अच्छी तरह क्यों न निभाए, इतिहास की वास्तविकता से पूरी तरह पकड़ना कठिन है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या बायजू ने वास्तव में अनातोलिया को मंगोल साम्राज्य में मिला दिया था? इसका उत्तर थोड़ा सूक्ष्म है। कोसेदाग के बाद रूम की सेल्जुक सुल्तनत मंगोल अधीनता में आ गई, लेकिन अनातोलिया का पूरा क्षेत्र एक ही क्षण में प्रत्यक्ष मंगोल प्रांत नहीं बना। स्थानीय अमीर, तुर्कमान समूह और अलग अलग राजनीतिक शक्तियां अपनी अपनी जगह मौजूद रही। समय के साथ मंगोल प्रभाव के नीचे कई नई राजनीतिक शक्तियां उभरी और अंततः अनातोलिया की राजनीतिक संरचना और भी विखंडित हुई। इसी बदलती दुनिया में आगे चलकर छोटे छोटे तुर्की अमीरात उभरे, जिनमें से एक ने आने वाली शताब्दियों में विश्व इतिहास बदल दिया। इसलिए बायजू की कहानी को केवल एक मंगोल विजय की कहानी समझना अधूरा होगा। वह उस लंबी प्रक्रिया की शुरुआती कड़ियों में से एक था जिसने सेल्जुक सत्ता को कमजोर किया और अनातोलिया में नए राजनीतिक अवसर पैदा किए। यही वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जिसके कारण बाद के तुर्की ऐतिहासिक आख्यानों में मंगोल और सेल्जुक संघर्ष इतना महत्वपूर्ण दिखाई देता है। अब आप शायद समझ रहे होंगे कि धारावाहिक में नोयांग को इतना प्रभावशाली खलनायक क्यों बनाया गया। वह केवल कहानी के भीतर एक दुश्मन नहीं था, वह उस ऐतिहासिक युग का प्रतिनिधि था जब अनातोलिया के पुराने राजनीतिक ढांचे पर बाहरी साम्राज्य का दबाव बढ़ रहा था। लेकिन धारावाहिक ने इस व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रिया को एक व्यक्ति के चेहरे पर केंद्रित कर दिया। यही कथा की शक्ति है। अगर दर्शक को केवल यह बताया जाता कि 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, सेल्जुक सत्ता कमजोर हो रही थी और राजनीतिक अधीनता का दौर शुरू हो रहा था, तो शायद उतना भावनात्मक प्रभाव नहीं बनता। लेकिन जब उसी इतिहास को नोयान जैसे एक चेहरे में बदल दिया जाता है, तो पूरा युग एक व्यक्ति में दिखाई देने लगता है। वह व्यक्ति वास्तविक इतिहास का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करता, लेकिन दर्शक को उस युग में प्रवेश कराने का काम करता है। यही कारण है कि ऐतिहासिक धारावाहिकों में वास्तविक और काल्पनिक के बीच सीमा हमेशा स्पष्ट नहीं रहती। अब सबसे बड़ा तुलना परीक्षण करते हैं। पहला प्रश्न, क्या बायजू वास्तविक था? हाँ, इसमें कोई गंभीर संदेह नहीं। वह एक वास्तविक मंगोल सेनापति था और पश्चिमी एशिया में उसकी सैन्य भूमिका अच्छी तरह स्थापित है। दूसरा प्रश्न, क्या वह कोसेदाग की लड़ाई से जुड़ा था? हाँ, 1860 की यह लड़ाई उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। तीसरा प्रश्न, क्या उसने अनातोलिया में मंगोल प्रभुत्व स्थापित करने में भूमिका निभाई? हाँ, उसकी भूमिका निर्णायक थी। चौथा प्रश्न, क्या वह हुलागु से जुड़ा था? हाँ, बाद के चरण में वह हुलागु की पश्चिमी सेना और अभियानों से संबंधित था, लेकिन दोनों के संबंध को समय रेखा के साथ समझना जरूरी है। पांचवां प्रश्न, क्या वह बगदाद अभियान में शामिल था? हाँ, उपलब्ध ऐतिहासिक शोध उसे 459 के अभियान से जोड़ता है। छठा प्रश्न, क्या उसका वही शमानी व्यक्तित्व था जो धारावाहिक में दिखाया गया? इसका ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। सातवां प्रश्न, क्या उसके हर व्यक्तिगत अत्याचार का ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद है? नहीं। आठवां प्रश्न, क्या उसकी मृत्यु बिल्कुल उसी तरह हुई जैसे किसी नाटकीय कथा में दिखाई जा सकती है? यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। और यही पूरा अंतर है। वास्तविक बायजू मौजूद था, उसके युद्ध वास्तविक थे, उसकी सत्ता वास्तविक थी, उसकी जीतें वास्तविक थीं, उसका राजनीतिक प्रभाव वास्तविक था, लेकिन उसके व्यक्तित्व की बहुत सी परतें कहानी ने गढ़ी या बढ़ाई थी। इसलिए जब अगली बार आप पर्दे पर नोयान को देखें, तो उसे केवल एक खलनायक के रूप में मत देखिए, उसके पीछे खड़ी पूरी ऐतिहासिक मशीन को देखिए। उस मंगोल साम्राज्य को देखिए जो चीन से लेकर ईरान और काकेशस से लेकर अनातोलिया तक अपना प्रभाव फैला रहा था। उस सैन्य संस्कृति को देखिए जिसने घोड़े और धनुष को साम्राज्य निर्माण का हथियार बना दिया था। उस राजनीतिक व्यवस्था को देखिए जिसमें स्थानीय शासकों को विजेता के सामने झुकना पड़ता था, लेकिन वे पूरी तरह समाप्त भी नहीं होते थे। और फिर कोसे दाग को याद कीजिए, क्योंकि अगर एक ही घटना चुननी हो जो वास्तविक बायजू नोयान को समझाती है, तो शायद वही घटना सबसे शक्तिशाली होगी। 880 सोफासरिस्से में उसने सेल्जुक सेना को पराजित किया और उस एक विजय ने अनातोलिया की शक्ति संरचना बदल दी। उसके बाद मंगोल सर्वोच्चता स्थापित हुई और सेल्जुक सत्ता की स्वतंत्रता गंभीर रूप से सीमित हो गई। यह किसी पटकथा का कल्पित मोड़ नहीं था, यह वास्तविक इतिहास था। और शायद यही कारण है कि बायजू की वास्तविक कहानी किसी भी काल्पनिक कहानी से कम रोमांचक नहीं है, लेकिन उसके बाद इतिहास की दिशा और भी अधिक बदलती है। हुलागु आता है, बगदाद गिरता है,
मंगोल सत्ता पश्चिमी एशिया में नई संरचना बनाती है। फिर मंगोल राजवंश के भीतर संघर्ष शुरू होते हैं और कुछ ही समय बाद पश्चिमी एशिया में एक ऐसी राजनीतिक दुनिया बनने लगती है जिसमें मंगोल इल्खानी सत्ता, मिस्र के मामलुक, अनातोलिया के तुर्कमान समूह और स्थानीय शासक एक दूसरे के विरुद्ध शक्ति संतुलन बना रहे थे। बायजू इस पूरी कहानी का अंतिम नायक नहीं था, लेकिन वह उस परिवर्तन के शुरुआती और महत्वपूर्ण चेहरों में से एक था। उसका युग समाप्त हुआ, लेकिन उसके अभियानों के परिणाम समाप्त नहीं हुए। कोसे दाग के बाद जो राजनीतिक कमजोरी सेल्जुक सत्ता में आई, उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए अनातोलिया को एक अलग दिशा दी। कई छोटे तुर्की अमीरात उभरे, स्थानीय सैन्य परिवार शक्तिशाली हुए और अंततः उसी राजनीतिक वातावरण में उस्मानी सत्ता का उदय हुआ, जिसने बाद में विश्व इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। इसका अर्थ यह नहीं कि बायजू ने उस्मानी साम्राज्य की नींव सीधे रखी थी। ऐसा कहना इतिहास को बहुत सरल बना देना होगा, लेकिन यह कहना उचित है कि उसके अभियानों ने जिस राजनीतिक उथल-पुथल को तेज किया, वह उस लंबे ऐतिहासिक परिवर्तन का हिस्सा थी जिसने अनातोलिया को नए राजनीतिक भविष्य की ओर धकेला। और अब अंतिम सवाल, क्या धारावाहिक का नोयान इतिहास के साथ न्याय करता है? मेरा जवाब होगा आंशिक रूप से। अगर आप उससे इतिहास की पूरी जीवनी की उम्मीद करेंगे तो नहीं। अगर आप उसे एक नाटकीय पात्र के रूप में देखेंगे जो वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति से प्रेरित है, तो वह प्रभावशाली है। उसने वास्तविक नाम लिया, वास्तविक सैन्य पद और वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि ली, लेकिन उसके चारों ओर व्यक्तिगत संघर्ष, भय, रहस्य, शमानी प्रतीक, संवाद और नाटकीय परिस्थितियां जोड़ दीं। इसलिए धारावाहिक का नोयान वास्तविक बायजू का प्रत्यक्ष प्रतिरूप नहीं, बल्कि वास्तविक बायजू पर आधारित एक नाटकीय पुनर्निर्माण है। और शायद यही सबसे ईमानदार निष्कर्ष है। वास्तविक बायजू को समझने के लिए हमें अभिनेता के चेहरे से आगे जाना होगा। हमें उसकी सेना देखनी होगी, उसके अभियान देखने होंगे, कोसे दाग देखना होगा, सेल्जुक सत्ता की पराजय देखनी होगी, हुलागू की पश्चिमी नीति देखनी होगी, बगदाद की घेराबंदी देखनी होगी और अंत में उस धुंधले इतिहास को स्वीकार करना होगा जिसमें इस शक्तिशाली सेनापति की मृत्यु तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यही इतिहास की खूबसूरती है। इसमें हर सवाल का जवाब नहीं मिलता। कभी कभी सबसे शक्तिशाली पात्रों की अंतिम कहानी भी अधूरी रह जाती है। बायजू नोयान के साथ यही हुआ। पर्दे ने उसे एक चेहरा दिया, इतिहास ने उसे एक पद दिया, युद्धों ने उसे एक प्रतिष्ठा दी और आने वाली पीढ़ियों ने उसे एक किंवदंती में बदल दिया। लेकिन इन सब के पीछे एक वास्तविक आदमी था, एक मंगोल सेनापति जिसने 13वीं शताब्दी के पश्चिमी एशिया में साम्राज्य की तलवार को आगे बढ़ाया और जिसकी सैन्य गतिविधियों ने अनातोलिया तथा आसपास के क्षेत्रों की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। इसलिए अगली बार जब नोयान स्क्रीन पर दिखाई दे और उसकी आंखों में आपको वही पुराना भाई दिखाई दे, तो एक पल के लिए उस दृश्य को रोकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं एक काल्पनिक खलनायक को देख रहा हूं या उस वास्तविक सेनापति की छाया को जिसने कभी सचमुच ऐसी सेनाओं का नेतृत्व किया था जिनके आने मात्र से पूरे राज्यों को अपनी नीतियां बदलनी पड़ती थीं? शायद जवाब दोनों है। क्योंकि धारावाहिक ने इतिहास को पूरी तरह नहीं बताया, लेकिन उसने इतिहास के एक वास्तविक और शक्तिशाली व्यक्ति को ऐसी स्मृति दे दी जिसे लाखों दर्शक पहचानते हैं। और यही बायजू नोयान की सबसे बड़ी विडंबना है। इतिहास में वह एक साम्राज्यिक सेनापति था, लेकिन लोकप्रिय संस्कृति में वह एक राक्षसी खलनायक बन गया। इतिहास में उसकी शक्ति उसकी सेना और पद में थी, जबकि पर्दे पर उसकी शक्ति उसकी आंखों और व्यक्तित्व में दिखाई गई। इतिहास में उसके अभियान राज्यों को झुकाते थे, जबकि धारावाहिक में उसका नाम नायकों के निजी संघर्ष का प्रतीक बन गया। लेकिन जब दोनों तस्वीरों को एक साथ रखा जाता है, तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है। बायजू नोयान कोई काल्पनिक नाम नहीं था, वह वास्तविक था। उसकी तलवार वास्तविक थी, कोसे दाग वास्तविक था, सेल्जुक पराजय वास्तविक थी, मंगोल प्रभुत्व वास्तविक था और पश्चिमी एशिया की राजनीति पर उसका प्रभाव भी वास्तविक था। काल्पनिक था तो मुख्यतः वह चेहरा जिसे कथा ने उसकी वास्तविकता के ऊपर चढ़ा दिया। और शायद यही कारण है कि असली इतिहास कभी-कभी धारावाहिक से भी अधिक रोमांचक होता है, क्योंकि पर्दा हमें एक खलनायक देता है, लेकिन इतिहास हमें सवाल देता है। कौन था बायजू? वह किसके आदेश पर चलता था? उसने कितने राज्यों को झुकाया? उसकी जीत के बाद अनातोलिया कैसे बदला? कोलागू के साथ उसका वास्तविक संबंध क्या था? और अंत में जिस व्यक्ति ने दूसरों के भाग्य को युद्ध भूमि पर तय किया, उसका अपना भाग्य आखिर इतिहास के अंधेरे में क्यों खो गया? इन सवालों के जवाब जितने खोजते हैं, बायजू उतना ही रहस्यमय होता जाता है।
और यही उसकी कहानी को केवल एक धारावाहिक पात्र की कहानी नहीं रहने देता। यह उस समय की कहानी बन जाती है जब मंगोल साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था, सेल्जुक सत्ता टूट रही थी। अब्बासी व्यवस्था अपने सबसे बड़े संकट में थी और अनातोलिया एक ऐसे परिवर्तन से गुजर रहा था जिसने आने वाली सदियों की दिशा तय करनी थी। बायजू उस परिवर्तन का अकेला निर्माता नहीं था, लेकिन वह उसके सबसे महत्वपूर्ण सैनिक चेहरों में से एक था। इसलिए अगर हमें एक अंतिम फैसला देना हो, तो फैसला यह होगा, धारावाहिक का नोयान यादगार है, लेकिन इतिहास का बायजू कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। धारावाहिक का नोयान डर पैदा करता है, लेकिन इतिहास का बायजू शक्ति का वास्तविक अर्थ दिखाता है। धारावाहिक का नोयान कहानी का खलनायक है, लेकिन इतिहास का बायजू उस साम्राज्य का सेनापति था जिसने पूरे क्षेत्रों की राजनीतिक नियति बदल दी। और शायद इसी अंतर को समझना ही असली इतिहास और मनोरंजन के बीच की पतली रेखा को समझना है।